Hello friends, welcome to our class and today we are going to discuss that what is the accounting treatment of joint life policy। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में फुल डिस्कशन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि सर जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्यों लेगी। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जैसे सपोज तीन पार्टनर है ए बी सी, क्लियर है, ए बी एंड सी तीन पार्टनर है। अब सपोज इसमें से बी का है वो डेथ हो जाती है, बी की है वो डेथ हो जाती है, तो जिस दिन को बी की डेथ होगी, ठीक है ना, उस डेट को बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनको क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, जितना हिस्सा किसका होता है, बी का बनता है। क्लियर है, तो जब किसी का एक्सपायरी हो जाता है, जब बी का मेरा डेथ होगा, ठीक है ना, उस डेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लमसम अमाउंट है वो उसको देना पड़ेगा, उसके कैपिटल का जितना भी बनता है। क्लियर है, तो उस समय में इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा सडनली। क्लियर है, क्योंकि डेथ का तो कोई पता नहीं, कभी भी हो सकती है। क्लियर है, तो इसीलिए मैं क्या कर देता हूं कि फ्यूचर में रिस्क है, तो रिस्क को कवर करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इंश्योरेंस करवाता हूं। ठीक है, और डे टू डे लाइफ में अपन भी करवाते हैं अपने पर्सनल का। ठीक है ना, तो देखिए तो क्या हुआ कि मैंने इंश्योरेंस मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर है वो लाइफ पॉलिसी लेके रखती है। ठीक है, ताकि जब भी किसी पार्टनर का अगर एक्सपायरी हो जाता है तो एट दैट टाइम वो कन्वेंट रहेगा उसको पेमेंट करना, और हमारे बिजनेस को है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, फाइन। तो देखिए तो ये तो समझ में आ गया कि पॉलिसी क्यों ली जाती है। ठीक है, अब उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और हाँ पॉलिसी है वो दो टाइप की होती है ये आपकी, एक तो होती है आपकी सेपरेट लाइफ पॉलिसी, एक होती है आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी का मतलब है कि सभी पार्टनर के लिए सेपरेटली है वो पॉलिसी लेंगे। जैसे एबीसी तीन पार्टनर है तो ए के लिए अलग पॉलिसी, बी के लिए अलग, सी के लिए भी अलग पॉलिसी। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे की जेएलपी की, इसका मतलब ये है कि तीनों पार्टनर का एक ही पॉलिसी लेना, ए बी सी तीनों पार्टनर को मिला के सिर्फ एक ही पॉलिसी लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सो आज की क्लास हमारी उसी के ऊपर है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो पॉलिसी अमाउंट क्या होता है, तो पॉलिसी अमाउंट वो अमाउंट होता है जिसने का हम पॉलिसी करवाते हैं, और जैसे किसी का एक्सपायरी हो जाता है, ठीक है ना, किसी पार्टनर का अगर एक्सपायरी होगा तो उस डेट को हमें कितना अमाउंट मिलेगा मैक्सिमम, और अगर जो हमारा टर्म्स है जैसे 15 इयर्स के लिए पॉलिसी ले रखी है और वो मैच्योरिटी डेट आ जाती है तो उस डेट को कितना मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी अमाउंट। क्लियर है, मैक्सिमम कितना आपको मिलेगा। अब ईयर बाय ईयर हमको क्या करना पड़ता है, इसका जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते रहना है। क्लियर है, तो देखो ये ईयर वाइज ऐसे 3000 का पेमेंट है वो हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी को। अब होता क्या है कि कभी हमारा अगर मान लो 15 इयर्स तक हमें नहीं जाना है और आज तक किसी का डेथ भी नहीं हुआ है, और उससे पहले हमें ऐसा लगा कि यार मुझे तो पॉलिसी बंद कर देनी है, मुझे तो पॉलिसी अब कंटिन्यू रखनी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या मैंने जितना भी पेमेंट आज तक किया है वो पूरा गया, क्या कुछ नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने एक सरेंडर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है वो लगा रखा है। उसमें क्या होता है कि आज अगर इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है ना, ईयर एंड में अगर इंश्योरेंस कंपनी को अगर अपनी पॉलिसी सरेंडर कर देते हो तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ पेमेंट आपके प्रीमियम में से मिलता है जितना आपने पेमेंट किया था। क्लियर, ऑब्वियसली पूरा अमाउंट तो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ पोर्शन उसका मिलता है। अब सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है उसका। ठीक है ना, तो देखिए जैसे अगर ईयर एंड में आपने पहले फर्स्ट ईयर क्या किया, 3000 का प्रीमियम पे किया, और ईयर एंड में अगर आप पॉलिसी सरेंडर करवाना चाहते हो तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरेंडर वैल्यू कितना है फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं है। क्लियर है, इसी तरीके से अगर सेकंड ईयर में आपने 3000 का प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि सेकंड ईयर के एंड में मुझे तो पॉलिसी सरेंडर करवानी है, तो आपको कितना मिलेगा, 900 रुपीज मिलेगा। क्लियर है, और इसी तरीके से थर्ड ईयर में आपने 3000 का प्रीमियम पे किया, और फिर उसके बाद में थर्ड ईयर के एंड में अगर आपको लगता है कि मुझे तो पॉलिसी सरेंडर करवानी है तो आपको कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा। और अगर फोर्थ ईयर के एंड में अगर आप डिसाइड करते हो कि पॉलिसी को मुझे सरेंडर करवाना है तो आपको कितना मिलेगा, 3600। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सरेंडर वैल्यू होता क्या आगे। अगर पॉलिसी को आपको बिफोर मैच्योरिटी या फिर बिफोर डेथ अगर खत्म करना है, ठीक है ना, तो फिर आप क्या करोगे, आपको सरेंडर करवाओगे और सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, चलो तो अब हम डिस्कशन करते हैं हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कितने मेथड्स वगैरह रहते हैं। तो इसको देखो 3 स्टेज में पढ़ेंगे अपन। देखो सबसे पहला तो ये जैसे हम डे बाय डे क्या करते हैं, मतलब ईयर वाइज क्या करेंगे, हम इसका प्रीमियम का पे करते हैं। तो पहले मैं स्टार्टिंग ये करूंगा कि जब हम एनुअली प्रीमियम जो पे करेंगे, क्लियर है, तो उस प्रीमियम की क्या अकाउंटिंग एंट्री हमको करनी है। क्लियर है, डिफरेंट मेथड्स में। तो वो जो प्रीमियम मैं पे करूंगा उस प्रीमियम की मुझे क्या एंट्री करते रहना है। अब पहला स्टेज क्या होगा कि अभी तक किसी का ना तो रिटायरमेंट आया है, ना किसी का डेथ हुआ है, ना अभी तक मैच्योरिटी आया है, उससे पहले उस डेट तक मैं क्या करूंगा,
अकाउंटिंग एंट्री। तो पहला स्टेज मेरा वो रहेगा। सेकंड स्टेज पे हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेज पे हम रिटायरमेंट को देखेंगे एंड थर्ड स्टेज पे हम क्या करेंगे, डेथ वाले केस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करेंगे, अभी तो किसी का कोई रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, ना किसी का डेथ हो रहा है, ना मैच्योरिटी डेट आ रही है, तब तक हमें कौन सी एंट्री पास करनी है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज ऑन, प्रीमियम का मतलब ये 3000 के जो प्रीमियम है उसको प्रीमियम बोला जाएगा। इस प्रीमियम को मैं क्या ट्रीट कर रहा हूं, तो तीन तरीके हैं इसको ट्रीट करने के। एक तो मैं इसको एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और दूसरा है मैं इसको एज एन एसेट्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और थर्ड है मैं इसको क्या कर सकता हूं, एसेट्स के साथ साथ में रिजर्व भी है वो कंसिडर कर सकता हूं। तो तीन मेथड है मेरे पास यहाँ पे कि जो जेएलपी का प्रीमियम होता है उसको आप कैसे ट्रीट करो। तीन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, एक्सपेंस। क्लियर है। अब एक और बात कि आप क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूरा दे देंगे, उसमें सिर्फ जेएलपी के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, आपको मेथड के बारे में अगर नहीं बताते हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा मेथड है। तो उसके लिए देखो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि अगर एक्सपेंस वाला मेथड होगा तो बैलेंस शीट में, जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट देगा उसमें आपको कुछ भी जेएलपी के बारे में नहीं दिखेगा। जेएलपी के बारे में कुछ भी नहीं दिखा, इसका मतलब आप समझ जाना कि कौन सा ये फर्स्ट वाला मेथड है, यानी कि प्रीमियम को क्या माना हुआ है, एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया हुआ है। क्लियर है। सेकेंडली, अगर आपको बैलेंस शीट में, जो आपको बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, उसमें अगर असेट्स में, बैलेंस शीट के असेट्स में अगर आपको जेएलपी दिख रहा है, क्लियर है, दैट मीन आपने कौन सा सेकंड वाला मेथड फॉलो कर रखा है, एसेट्स वाला। और अगर आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में जेएलपी दिखता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आपको जेएलपी रिजर्व भी दिखता है, दोनों अगर दिखते हैं तो आप समझ जाना कि आपका थर्ड वाला मेथड है वो उन्होंने फॉलो कर रखा है। क्लियर है, फाइन। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर आप एक्सपेंस ट्रीट करते हो, जेएलपी प्रीमियम को क्या करते हो आप, एज एन एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हो, तो फिर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है। जैसे मान लो सैलरी अगर पे करते हो तो क्या एंट्री करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसके बाद में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो बस उसी तरीके से सैलरी की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, जेएलपी प्रीमियम आ जाएगा। तो देखो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जब प्रीमियम पे करोगे ये 3000, उसके बाद में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है। तो ये रही दो एंट्री, बस दो एंट्री आप क्या करोगे, एवरी ईयर पास करते जाओगे जब जब आप प्रीमियम है वो पे करते जाओगे। क्लियर है, फाइन। अब मैं इस एग्जांपल में भी समझा दूं क्या आपको, ठीक है, चलो एग्जांपल में भी समझा देता हूं। देखो सबसे पहले जेएलपी प्रीमियम फर्स्ट ईयर में क्या करूंगा, 3000 का प्रीमियम पे करूंगा। मैं क्या एंट्री करूंगा, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, 3000 से। फिर मेरा जो ईयर एंड आएगा 31 मार्च, उस डेट को मैं क्या एंट्री करूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम अकाउंट, यही 3000। और इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर सिमिलर एंट्री है वो पास करता जाऊंगा। फाइन, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड मेथड की, कि अगर हम प्रीमियम को क्या ट्रीट करते हैं, एज एसेट्स ट्रीट करते हैं। एसेट्स क्यों ट्रीट करते हैं, तो देखो मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। दोनों में एसेट्स तो ट्रीट करते ही है, लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक ये है कि देखो ये एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे देखो यहाँ पे सेकंड ईयर के एंड में, सेकंड ईयर जैसे ही मेरा एंड होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड ईयर के एंड में जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 900 रुपया तो मुझे मिलने ही वाला है भाई। 900 रुपीज तो आज मैं अगर पॉलिसी सरेंडर करवा देता हूं तो भी मिलने ही वाला है। सिमिलर वे में अगर थर्ड ईयर के एंड में मैं सोचता हूं तो मुझे 2000 का तो मिलने ही वाला है, तो 2000 तक की तो असेट्स मैं डिक्लेयर कर सकता हूं ना। मैं बोल सकता हूं कि 2000 तक की असेट्स तो हो चुकी है। इसी तरीके से फोर्थ ईयर के एंड में मैं बोल सकता हूं कि 3600 की तो असेट्स मेरी हो सकती है, क्योंकि इतना तो मिलना डेफिनेटली है। क्लियर है। तो इसके बिहाइंड वो लॉजिक है। तो देखते हैं अभी सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या क्या एंट्री करनी है जब वो प्रीमियम आप पे करते हो। तो देखो सबसे पहले आपको जब प्रीमियम पे करोगे तो एंट्री करनी है जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिमिलर। क्लियर है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में एक और एंट्री पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली, और वो एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। और एक और बात, यहाँ पे जेएलपी अकाउंट है, यहाँ पे जेएलपी प्रीमियम था, ठीक है ना, एक्सपेंस था, ये एसेट्स है, ये बड़ा डिफरेंस है। सो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से, प्रीमियम अमाउंट से एंट्री करोगे। उसके बाद में सेकंड एंट्री आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। अब इसका अमाउंट कितना होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से देखना। क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ जेएलपी एसेट्स, जेएलपी एसेट्स का अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो उसको ले लो, उसमें प्लस कर दो आप क्या, करंट ईयर का जो आपका जेएलपी का प्रीमियम है, करंट ईयर के जेएलपी के प्रीमियम को प्लस कर दो। फिर आप माइनस क्या कर दो, करंट ईयर का जो सरेंडर वैल्यू उसको माइनस कर दो, जितना अमाउंट आएगा उसको आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसी एग्जांपल को मैं करवाता हूं कि अगर ईयर फर्स्ट ईयर सबसे पहले 3000 का पेमेंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, 3000 से। क्लियर है। देन सेकंड एंट्री पास करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, ना अमाउंट कितना होगा, तो देखें
ओपनिंग बैलेंस ऑफ जेएलपी एसेट्स, स्टार्टिंग में मेरे पास होगा क्या बैलेंस, नहीं होगा, तो 0 प्लस जेएलपी प्रीमियम ऑफ करंट ईयर का प्रीमियम कितना है 3000, तो 0 प्लस 3000 माइनस सरेंडर वैल्यू कितना है नहीं, यानी कि 0, तो माइनस 0, सो 0 प्लस 3000 माइनस 0 इज इक्वल टू 3000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000, यानी 3000 आप क्या करोगे फर्स्ट ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट के नाम से एंट्री पास करोगे। क्लियर है। अब सेकंड ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर में क्या होगा, वो फर्स्ट एंट्री ये पास करोगे सेकंड ईयर में, पहले आप क्या करोगे जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से 3000 से, उसके बाद में यही सेकंड एंट्री पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, अमाउंट कितना होगा, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स जेएलपी एसेट्स है क्या आपके पास, अभी भी नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जेएलपी प्रीमियम वो तो 3000 है, माइनस सरेंडर वैल्यू तो अभी है ना 900, तो 0 प्लस 3000 माइनस 900 इज इक्वल टू 2100, तो 2100 आप क्या करोगे यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। क्लियर है, फाइन। थर्ड ईयर का भी आपको बता देता हूं एक बार, ताकि और ज्यादा क्लियरिटी है वो आ जाए आपको। देखो 3000 से पहले एंट्री होगी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से 3000 से। क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ जेएलपी एसेट, ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा, यही 900 तो रहेगा, बराबर है। लास्ट ईयर का जो सरेंडर वैल्यू होगा वही ओपनिंग वैल्यू होगा हमारा, ठीक है ना। तो 900 हो गया प्लस 3000 करंट ईयर का प्रीमियम, 900 प्लस 3000 कितना हो गया 3900, और माइनस कर दो ये सरेंडर वैल्यू 2000, तो कितना आया 1900, यानी कि 1900 से आप क्या करोगे, ये सेकंड एंट्री है वो पास करोगे। क्लियर है, फाइन। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, और नेक्स्ट हमारा मेथड है ये वाला, कि हम अब नेक्स्ट मेथड मतलब थर्ड वन जो मेथड है आपका इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ सेकंड मेथड। इसी मेथड का एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं, मतलब ये सारी बातें तो इधर आती ही आती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक चीज और आ जाती है रेजर की, बस बाकी कुछ फर्क नहीं है। समझ में आया, तो आपको ये मेथड आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली वो वाला मेथड भी समझ में आ जाएगा, बराबर। तो देखिए सबसे पहले जब आप क्या करोगे प्रीमियम पे करोगे, ठीक है, इसको बाद में लेते हैं, पहले इसको समझा देता हूं। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक जब आप प्रीमियम पे करोगे, क्लियर है। उसके बाद में आपको एंट्री क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व अकाउंट, ये वाली एंट्री यहां पे नहीं थी, क्लियर है। तो रिजर्व में ट्रांसफर करना है, इसीलिए हम एप्रोप्रिएशन यहां पे लिखेंगे। सो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा, तो जेएलपी प्रीमियम जितना आपने यहाँ पे एंट्री में अमाउंट लिखा था उतना का उतना अमाउंट आप क्या करोगे सेकंड एंट्री में भी लिखोगे। क्लियर है, फाइन। उसके बाद में थर्ड एंट्री आपको एक और पास करनी है, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। एक्चुअली ये एंट्री पास इसीलिए कर रहे हैं ताकि क्या होता है कि हमारा जो ये दोनों मेथड में हमारा टारगेट क्या रहता है कि बैलेंस शीट में जो जेएलपी एसेट्स दिखे ना वो कितने पे दिखे, सरेंडर वैल्यू पे दिखे, क्योंकि सरेंडर वैल्यू जितना ही तो फिक्स अमाउंट होता है उतने की एसेट्स ही तो हम मान सकते हैं, क्योंकि आज इतना तो फिक्स हो गया मिलना। तो इन दोनों के पीछे जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि सरेंडर वैल्यू के ऊपर हमारी एसेट्स है वो दिख जाए, बराबर है। लिखा भी है मैंने एट सरेंडर वैल्यू। क्लियर है, फाइन। तो जब तक क्वेश्चन में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होता आपको ये मान के चलना है कि जो भी आपको इस मेथड के अंदर जो भी एसेट्स दे रखा है जेएलपी एसेट्स वो आपके सरेंडर वैल्यू के ऊपर है, और इसमें भी जेएलपी एसेट्स एज वेल एज जेएलपी जो रिजर्व रहेगा वो सरेंडर वैल्यू के ऊपर ही दिखेगा आपको। क्लियर है, फाइन। सो ये वाली एंट्री का क्या करना है आपको, सेम इसी तरीके से अमाउंट है वो फाइंड करना है, क्योंकि एक्सेस पोर्शन जो रहेगा सरेंडर वैल्यू के ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो इसी फॉर्मूले से आपको मिलेगा, और वही रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे यूज में लोगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां ईयर वन में क्या करोगे आप, फर्स्ट एंट्री जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से 3000 से, फिर सेकंड एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व कितने से 3000 से, उसके बाद में जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट कितने से करोगे, तो देखो ओपनिंग बैलेंस 0 होगा प्लस 3000 और माइनस क्या करोगे 0, तो 3000 ही आएगा, फर्स्ट ईयर तो 3000 ही आएगा। जो हमने यहाँ पे अमाउंट लिया था ना वो क्या वो अमाउंट यहाँ पर भी एवरी ईयर आते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब इसको अच्छे से आप रिवाइज करना, ठीक है ना। पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूं जो आगे के हमारे डिस्कशन के लिए रेलेवेंट रहेगा। देखो अगर आपको जब भी डेथ और मैच्योरिटी होता है तो आपको पॉलिसी अमाउंट काम का होता है, क्योंकि उस टाइम हमें पॉलिसी का अमाउंट मिलता है पूरा का पूरा। किसी का डेथ होता है या फिर मैच्योरिटी डेट आता है, मैच्योरिटी डेट आ जाए या फिर डेथ हो जाए किसी पार्टनर का, तो एट दैट टाइम हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा पॉलिसी अमाउंट मिलता है। तो उस टाइम हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कौन सा अमाउंट रेलिवेंट रखता है, पॉलिसी अमाउंट, ठीक है। चलो
बाकी इसके अलावा जितने भी केसेस है लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इन सभी केसेस में आपका सरेंडर वैल्यू है वो काम का होता है, क्योंकि उसमें आपको ये तो मिलेगा नहीं पॉलिसी अमाउंट, तो जितना सरेंडर वैल्यू होगा उस डेट को उतना सरेंडर वैल्यू आपको मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अच्छे से नोटिस करनी है, ठीक है। चलो सो फ्रेंड्स, अभी आप फटाफट इसको क्या करो, एक बार लिख लो और अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर हम इसके आगे का डिस्कशन है वो करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आगे का डिस्कशन करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिस्कशन, ठीक है। तो अच्छे से अटेंशन पे कीजिए और इसको समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले यहाँ पे अगर अपन एक्सपेंस वाला मेथड अगर फॉलो करते हैं, ठीक है ना, जेएलपी के प्रीमियम को अगर हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों को मैं साथ में ले रहा हूँ, ठीक है ना। सो रिटायरमेंट और डेथ के केसेस में हमें क्या एंट्री करनी है, मतलब अभी तक हमने क्या देखा था कि ये जर्नल एंट्री जब तक डेथ नहीं हो जाती, जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता, ठीक है, या फिर जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती, तब तक हमें क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है वो हमने देखा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि अब कोई रिटायरमेंट का डेथ आ गया या फिर आपका डेथ का है वो डेट आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उस डेट को क्या एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक्सपेंसेस अगर हम मानते हैं, अकाउंटिंग जो हमारा जेएलपी प्रीमियम है उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर आपका केस है रिटायरमेंट वाला या एडमिशन वाला या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला, सबकी कंडीशन में आपका एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में सरेंडर वैल्यू को फोकस करना है, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा, क्योंकि पार्टनर का कोई डेथ तो हुआ ही नहीं, अगर डेथ होगा तो ही क्या होगा, आपको पूरा पॉलिसी अमाउंट मिलता है, अदरवाइज आपको क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सरेंडर वैल्यू पे इसको मेंशन करना है और सरेंडर वैल्यू को आपको रेलिवेंट रखना है। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, क्योंकि आपको क्या होगा, पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना, पॉलिसी का अमाउंट आपको क्या होगा, मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे अगर हम बात करें अगर डेथ वाली, ठीक है, सॉरी रिटायरमेंट वाली की अगर मैं बात करूं इस वाली सिचुएशन की, तो आपको कितना मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। जिस दिन आप सरेंडर करवाने जाओगे उस डेट को जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगा उतना आपको क्या होगा, अमाउंट मिल जाएगा। तो उस अमाउंट से आप फर्स्ट एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, क्लियर है। और वही अमाउंट जितना आपको मिला है वो क्या करोगे, सभी पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे जेएलपी अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट यहाँ पे लाया था, जितना अमाउंट रिसीव होगा उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। जो जो पार्टनर्स रहेंगे लाइक एबीसी 3 पार्टनर है, तो 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन जैसा नहीं है, दोनों ही सिचुएशन में सेम अकाउंटिंग एंट्री रहती है, चाहे वो रिटायरमेंट का केस हो या फिर वो डेथ मैच्योरिटी वाला केस हो। बस फर्क इतना होता है अमाउंट का। यहाँ पे अगर ये केस की बात करें तो किस पे ये एंट्री होगी, सरेंडर वैल्यू पे होगी। और अगर हम बात करें डेथ और मैच्योरिटी वाले केस की, तो इसमें आपका एंट्री हो जाएगा पॉलिसी के अमाउंट से, क्योंकि डेथ के केस में आपको पूरा का पूरा पॉलिसी अमाउंट है वो मिलता है, ठीक है। सो आई होप ये वाला मेथड आपको इजीली समझ में आ गया होगा, काफी इजी भी था, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, अगर हमारा एसेट्स वाला अगर मेथड है, अच्छे से देखना, ये मेथड आ गया तो वो आगे वाला भी आ गया, बराबर। तो देखो, अगर हम असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं प्रीमियम को, जेएलपी प्रीमियम को हम असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो क्या करना है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के साथ ही आपको समझा दिया है। तो देखो एग्जांपल ऐसा है कि एग्जांपल में आपको बैलेंस शीट में जेएलपी देख रहा है असेट्स में कितना, 30,000। सो बैलेंस शीट के असेट्स में जेएलपी असेट्स कितने से दिख रहा है, 30,000 से। और एबीसी 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दे रखा है 1:2:4 का। फिर आपको पॉलिसी अमाउंट दे रखा है 1 लाख की पॉलिसी है ये, और आपको सरेंडर वैल्यू दे रखा है 35,000 का, क्लियर है। अब देखें, अगर रिटायरमेंट होता है तो ये वाला रूट, और अगर आपका डेथ मैच्योरिटी वाला रहे तो ये वाला रूट। रिटायरमेंट के साथ ही बाकी के एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह भी साथ में ही रहते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर इस डेट को, ये मेरा जो एग्जांपल है, इसमें रिटायरमेंट हो जाता है किसी का, या फिर वो एडमिशन हो जाता है, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, सो एट दैट टाइम मुझे क्या अकाउंटिंग एंट्री करनी है। तो देखें, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो देखो क्वेश्चन में अगर देखोगे तो बैलेंस शीट में आपको जेएलपी कितने का दे रखा है, 30,000, क्लियर है। अगर सरेंडर वैल्यू भी क्वेश्चन में 30,000 ही दे रखा होता, क्लियर है, या फिर आपको कुछ भी नहीं दे रखा सरेंडर वैल्यू के नाम से, तो हम यही मानते हैं कि ये तो सरेंडर वैल्यू पे दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो सरेंडर वैल्यू पे ही दिखाते हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पे कोई अकाउंटिंग इफेक्ट अभी देना रह गया होगा, उस वजह से यहाँ पे दोनों में डिफरेंट आ रहा है। तो देखें, तो आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पे सरेंडर वैल्यू के इक्वल नहीं है बैलेंस शीट वाला वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल असेट्स का क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं,
तो रिवॉल्यूशन की एंट्री पास करेंगे, कितने से करेंगे? तो देखो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू कितने का है 35,000 और यहाँ पे असेट्स कितने से शो हो रहा है जेएलपी 30,000 से, तो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सरेंडर वैल्यू ज्यादा है तो 5,000 से प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट के केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे? जीएलपी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट में इफेक्ट देंगे। क्लियर है? जो भी प्रॉफिट और लॉस रहता है, ठीक है ना। सो जीएलपी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट कितने का? सो 35,000 और 30,000 तो 5,000 का आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट से एंट्री कर दी। अगर ये 30,000 होता है यहाँ पे या फिर कुछ भी नहीं दे रखा होता तो फिर फर्स्ट एंट्री हमारी नहीं होती। क्लियर है? अच्छा फाइन। अब उसके बाद में सेकंड एंट्री आप क्या करोगे? तो सेकंड एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट। देखो क्या होगा कि ये जो 35,000 का सरेंडर करोगे, आज रिटायरमेंट की डेट को आप क्या करोगे? पॉलिसी को सरेंडर करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देगी? 35,000, क्योंकि आज इसका सरेंडर वैल्यू कितना है 35,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट कितने से? 35,000 से। क्लियर है? फाइन। अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है वो नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको असेट्स की तरह ट्रीट किया था। और जब असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, लाइक मशीनरी अगर आपने खरीदा था तो क्या मशीनरी जब सेल करते तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या? आंसर इज नो, नहीं करते हम। तो जस्ट लाइक हमारा मशीनरी की जगह पे जीएलपी तो असेट्स था, तो अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा रिटायरमेंट के टाइम में। ठीक है, फाइन। अब बात करते हैं अगर डेथ या मैच्योरिटी का केस होगा इसी एग्जांपल में, तो फिर क्या हुआ? तीनों में से कोई भी पार्टनर अगर एक्सपायर हो जाता है तो उस डेट को हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले एंट्री नंबर 1 होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। आपको क्या होगा? पूरा का पूरा पॉलिसी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा? पूरा का पूरा 1 लाख, ये पॉलिसी अमाउंट मिलेगा ना आपको। तो पहले आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट, कितने से? 1 लाख से करोगे। सो 1 लाख। क्लियर है? फाइन। उसके बाद में आप क्या करोगे? सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री क्या करोगे? जीएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कि टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, हमारे ये एग्जांपल के अकॉर्डिंगली। तो देखिए, अब ये अमाउंट कितना होगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। जो हमें पॉलिसी अमाउंट हमें कितना मिला? 1 लाख का। हमारे बैलेंस शीट में कितने से दिख रहा है? 30,000 का। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया? 70,000 का। सो 1 लाख माइनस 30,000 इज इक्वल टू 70,000। तो यहाँ पे आपको कितना करना है? पॉलिसी अमाउंट माइनस बैलेंस शीट का वैल्यू, तो 70,000 आ जाएगा। वो 70,000 को ओल्ड पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर है? फाइन। सेकंड थिंग, यहाँ पे जब डेथ और मैच्योरिटी की बात करते हैं तो वहां पे आपको रिवैल्यूएशन की अकाउंट की इफेक्ट नहीं देनी है। क्लियर है? फाइन। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये आ गया है तो आपको आगे वाला भी है वो समझ में आ गया। देखो, ये वाले मेथड में एसेट्स प्लस रिजर्व, इसमें और इस मेथड में फर्क सिर्फ रिजर्व का है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पे अगर कंटिन्यू करूं तो देखो क्या होगा? सेम एग्जांपल, पूरा का पूरा एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक सेम टू डिक्टो, ऐसा का ऐसा यहाँ पे लेते हैं, बराबर है। लेकिन बैलेंस शीट में आपको जीएलपी असेट्स के साथ साथ में आपको जीएलपी रिजर्व भी दिखेगा 30,000 का। क्लियर है? जीएलपी रिजर्व भी दिखेगा 30,000, क्योंकि यहाँ पे तो असेट्स प्लस रिजर्व वाला मेथड, बाकी सम पूरा डिक्टो ऐसा का ऐसा एग्जांपल है। तो देखिए, जीएलपी रिजर्व लायबिलिटी में दिखेगा 30,000 और जीएलपी असेट्स दिखेगा आपको असेट्स साइड में 30,000 से, सेम अमाउंट से ही रहेगा। प्लस सेम ट्रीटमेंट। सेम ट्रीटमेंट का मतलब अगर रिटायरमेंट का है तो यही 2 एंट्रियां पास करनी है आपको यहाँ पर भी, सेम टू सेम। यानी कि आपको क्या करना है? दोनों एंट्री आपको यहां पर भी करनी है अगर डेथ रिटायरमेंट वाला केस है तो। ठीक है, और अगर डेथ और मैच्योरिटी वाला अगर केस है तो आपको सेम टू सेम ये 2 एंट्री सेम अमाउंट के साथ में आपको यहां पर भी करनी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रिपीट नहीं किया। और इजीली अगर आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो फिर आप क्या होगे? कंपैरिजन कर पाओगे और इजी रहेगा हमारे लिए समझने के लिए। क्लियर है? तो क्या करना है? ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 2 अगर बनाऊं मैं ब्रांच, रिटायरमेंट और डेथ, तो रिटायरमेंट में 2 एंट्री ये की ये विद अमाउंट सेम अमाउंट, और अगर डेथ और मैच्योरिटी का है तो सेम टू सेम अमाउंट के साथ में इस दोनों एंट्रियां हो जाएगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन क्योंकि रिजर्व है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिजर्व भी दिख रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे रिजर्व नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी आपको रिजर्व दिख रहा है, जीएलपी रिजर्व, तो बस जीएलपी रिजर्व को बांट दो, बात खत्म। यानी कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन ये का यही है, बस एक रिजर्व एक्स्ट्रा दिख रहा था यहाँ पे, तो इस रिजर्व को मैंने जस्ट लाइक जैसे जनरल रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बस उसी तरीके से मैं रिजर्व को क्या कर दूंगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बाकी का पूरा अकाउंटिंग इफेक्ट आपका इसी तरीके से यहाँ पे रहने वाला है। तो मैं बोल सकता हूं
फर्स्ट मेथड में तो बस 2 ही एंट्री होगी, बस अमाउंट आपका अलग अलग हो जाता है। यहाँ अगर रिटायरमेंट वाला केस है तो कितना हो जाएगा, सरेंडर वैल्यू से एंट्री होगी, और अगर आपका डेथ मैच्योरिटी वाला केस है तो पॉलिसी अमाउंट से एंट्री होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट वाला केस है, अगर जेल अगर रिवोल्यूशन जैसा कुछ है तो आपको रिवोल्यूशन एंट्री पास करनी है। देन उसके बाद में आपको जेएलपी को सरेंडर करने से जितना मिलेगा उससे आपको बैंक वाली एंट्री कर देनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितने से जितने से सरेंडर वैल्यू है। और अगर डेथ हो जाती है तो आपको पूरा का पूरा पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, तो पूरे के पूरे पॉलिसी अमाउंट से आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, जितना आपको प्रॉफिट हुआ है यानी कि पॉलिसी अमाउंट माइनस बैलेंस शीट का जितना असेट्स का वैल्यू था जेएलपी का, वो माइनस करोगे, जितना आएगा वो क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, फाइन। अब असेट्स प्लस रिजर्व वाला मेथड है तो दोनों में फर्क इतना सा है कि बस यहाँ पे एक रिजर्व दिखता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा जब सेम है एग्जांपल, ठीक है ना, रिजर्व को छोड़ के, तो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पर भी होगा, बराबर है। लेकिन रिजर्व दिख रहा है तो रिजर्व को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे हम दूसरे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो उसकी एंट्री क्या होगी, तो मैंने क्या लिखा, सेम एग्जाम्पल, और ये रिजर्व शो करेगा, प्लस सेम ट्रीटमेंट होगा, ये सेम ट्रीटमेंट ऐड करो, क्या एंट्री करो, ऐड एंट्री नंबर 3, यानी कि यहां पर भी और यहां पर भी दोनों ही सिचुएशन में आपके एक एंट्री ऐड हो जाएगी, इधर भी ऐड हो जाएगी, इधर भी ऐड हो जाएगी, एंट्री नंबर 3 करके। और वो एंट्री क्या होगी, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, कितने का 30,000 था, तो 30,000 बराबर है। और ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:4। क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को अभी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से इसको रिवाइज करो एक बार, ठीक है। और एक बार में थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन रहता है तो दूसरी बार और देखो वीडियो को, और अच्छे से जो बुक के क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करो, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अच्छे से इसको रिवाइज करो, क्लियर है। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। चलो बाय बाय, टेक केयर।